हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को शॉर्ट फॉर्म में TDM भी कहा जाता है। TDM एक ऐसी क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक ड्रग को मेजर किया जाता है एट डेजिग्नेटेड इंटरवल्स। टाइम टू टाइम उसको हम चेक करते हैं या मेजर करते हैं टू मेंटेन अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन पेशेंट ब्लड स्ट्रीम, ताकि उस ड्रग का एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना रहे और ड्रग प्रॉपरली एक्ट कर सके और अपना स्पेसिफिक एक्शन और इफेक्टिवनेस शो कर सके। ज़रूरी नहीं है कि जो TDM है वो हर टाइप के ड्रग्स के लिए एम्प्लॉय किया जाए, लेकिन ऐसे ड्रग्स जिनकी नैरो थेरेप्यूटिक रेंज होती है, जिसकी मार्क्ड फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक एक्शन उनका वेरी कर सकता है, ऐसे ड्रग्स जिनके टारगेट मेडिकेशंस जो रहते हैं, टारगेट कंसंट्रेशन रहता है, वो डिफ़िकल्ट रहता है मॉनिटर करना। हमें प्रॉपर पता नहीं लगा पाते कि कहाँ पे वो जाके टारगेट कर रहा है या एक्ट कर रहा है। और ऐसे ड्रग्स जिनका एडवर्स इफेक्ट कम पता लगाना हो, कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट पता लगाना हो, इन सारे टाइप के ड्रग्स में हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत हमें क्यों है? सो फर्स्ट है, द ड्रग इज इन क्वेश्चन हैज़ अ नैरो थेराप्यूटिक रेंज। ऐसे ड्रग्स जिसकी थेराप्यूटिक रेंज कम है, नैरो है, उनके लिए हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, a direct relationship exists between drug or drug metabolite level in plasma and the pharmacological or toxicological effects। मीन्स ऐसे ड्रग्स जिनका डायरेक्ट कंसंट्रेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनके मेटाबोलाइट से और प्लाज्मा लेवल में जाके वो कितना एक्ट कर रहे हैं और कोई फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसीलिए हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि ईजिली एसेस हम नहीं कर पाते, इसलिए हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, लार्ज इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एग्जिट्स इन एट ओनली गिवन डोज। किसी भी गिवन डोज में ही कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेडी रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें वेरी करता है। तो ऐसे ड्रग्स जिसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टडी नहीं होता है, वेरिएबल होता है, तो उसके लिए हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड द लास्ट इज अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल टू डिटरमाइन द ड्रग एंड मेटाबोलाइट लेवल। बहुत सारी एनालिटिकल और अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती हैं ड्रग और मेटाबोलाइट कितना है उसका लेवल पता करने के लिए, तो ये सब हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट, TDM इज़ अननेसेसरी। TDM की ज़रूरत हमें कब नहीं पड़ती है? सो फर्स्ट है, क्लिनिकल आउटकम इज़ अनरिलेटेड टू डोज और प्लाज्मा। जो भी रिजल्ट आ रहा है किसी भी ड्रग का, वो डोज या प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, डोजेज नीड नॉट टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। मतलब अगर कोई डोज है तो उसका अगर इंडिविजुअल डोज है तो उसमें भी हमको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ग्रुप में है, ज़्यादा दे रहे हैं हम उस डोज को, डोज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तब TDM की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैन बी क्लिनिकली क्वांटिफाइड। अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हम क्वांटिटी वाइज अगर हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो उस टाइम पे हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, जब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है अनएस्टैब्लिश्ड होता है रिलेशनशिप के साथ, जो इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में कितना इफेक्ट शो कर रहा है, जब उसका रिलेशनशिप बना नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता है, तब भी हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द लास्ट इज, ऐसी ड्रग्स जिसमें वाइड थेराप्यूटिक रेंज, जैसे कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनमें भी हमें TDM की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ड्रग्स जिसकी नैरो थेराप्यूटिक रेंज होती है, जो कम थेराप्यूटिक रेंज होती है जिनकी, उनके लिए ही हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमको कंसिडर करना है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हुए वक्त? सो फर्स्ट इज पेशेंट डाटा। पेशेंट डाटा में क्या क्या आएगा? एज, सेक्स, लीन बॉडी वेट, ये सारे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे ड्रग्स के लिए जो कि रीनली क्लियर्ड होते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल जो रहता है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, या उनका बॉडी वेट कैसा है, लीन बॉडी वेट है या ओबेस है, वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का कैसा है एज, सेक्स और बॉडी वेट।
नेक्स्ट है डोजेज रेजिम, जिसमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते वक्त, क्योंकि कई बार इसके वजह से ही हमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, पता करने के लिए कि डोज कितनी है, कितनी बार दे रहे हैं, कौन से रूट से दे रहे हैं और ड्यूरेशन कितना है, और उसकी वजह से कैसा इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी लेवल पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग टाइम। सैम्पलिंग टाइम में हमें ये पता चलता है कि कोई भी सीरम या प्लाज्मा कंसंट्रेशन है किसी भी ड्रग का, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है जब हमने कोई भी ब्लड सैंपल को लिया है ऐसे करने के लिए। जो टाइम और डेट रहता है लास्ट डोज का, और जब ब्लड सैम्पलिंग की गई है उसका टाइम और डेट हमें पता होना चाहिए। कई बार TDM ऐसे फेल हो जाते हैं क्योंकि डेट और टाइम जो रहता है ब्लड सैम्पलिंग और ऐसे का, वो कई बार गलत हो जाता है या उसमें एरर हो जाता है। इसीलिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते वक्त जो टाइम रहता है और डेट रहती है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और कम ऐसे ड्रग्स जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा रहती है और ऐसे सैंपल्स जो बहुत लंबे टाइम के बाद जिसको हमको विड्रॉ करना रहता है, ऐसे केसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ड्रग का टाइम और डोज, जो ब्लड सैंपल लिए हैं, कितना लिए हैं, कितने टाइम पे लिए हैं, किस डेट को लिए हैं, वो पता हो हमें। नेक्स्ट इज इंडिकेशन फॉर थेरेपी। थेरेपी करने के टाइम में कौन कौन सी इंडिकेशंस हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रग्स एक क्लिनिकल कंडीशन के लिए बल्कि सेम ड्रग को अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन के लिए दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है डिगॉक्सिन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के लिए होता है, और आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है हार्ट फेलियर में, उसमें भी दोनों ही कंडीशन में हम सेम ड्रग को देते हैं, लेकिन डोज चेंज हो जाता है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए दे रहे हैं तो 0.5 से 2 माइक्रोग्राम पर लीटर हो जाता है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर में हम डिगॉक्सिन दे रहे हैं तो 0.5 से 0.8 माइक्रोग्राम पर लीटर हो जाता है। सो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको मोर देन 1 क्लिनिकल कंडीशंस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज पेशेंट एडहेरेंस। पेशेंट एडहेरेंस में क्या होता है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है ड्रग की हमेशा कम रहती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो नॉन एडहेरेंस के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि हाई कॉस्ट मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्रग एडहेरेंस भी अफेक्ट होता है, आउटकम नहीं आ पाता, ठीक से रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसीलिए प्रॉपर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ता है ताकि हम नॉर्मल जो मेडिसिन है, जो बजट मेडिसिन है, वो हम ले सकें, प्रॉपर अडहेयर कर सके पेशेंट और प्रॉपर उसका रिजल्ट या आउटकम आ सके। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड प्रोटीन बाइंडिंग। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स रहते हैं वो टोटल ड्रग कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, मतलब प्रोटीन से जो बाउंड है और जो प्रोटीन से अनबाउंड ड्रग है। बाउंड ड्रग प्लस अनबाउंड ड्रग को ही टोटल ड्रग कंसंट्रेशन कहा जाता है। लेकिन जो अनबाउंड ड्रग है वो पी रिसेप्टर के साथ जाके इंटरैक्ट करता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जैसे कि कुछ कंडीशन होती है जैसे कि मेल न्यूट्रिशन और नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का वो कम हो जाता है। तो फेनेटोइन जैसी जो ड्रग्स रहती है जो हाईली प्रोटीन बाउंडेड रहती है, उसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन लेवल का रिडक्शन हो जाता है विच में रिजल्ट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग। इससे क्या होता है, जो अनबाउंड ड्रग रहते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होता है। इसीलिए इस केस में बाउंड और अनबाउंड ड्रग को मेजर करना पड़ता है, इसीलिए ही हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन में क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो कि पॉलीफार्मेसी में है, पॉलीफार्मेसी मतलब बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मेडिसिन दी जा रही है, उसका स्टेटस कैसा है, कौन सी मेडिसिन इफेक्ट कर रही है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, ऐसे पेशेंट्स जो कि डिगॉक्सिन ले रहे हैं उनके में क्या होता है, इंक्रीज इन सीरम डिगॉक्सिन कंसंट्रेशन। उनके जो सीरम या प्लाज्मा लेवल में डिगॉक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं अगर एमियोडारोन और वेरापामिल टाइप की ड्रग्स को हम ले रहे हैं विदाउट टेपरिंग द डोज ऑफ डिगॉक्सिन। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जो कि किसी भी पैथोजन या पैथोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होती है, सच एज वॉमिटिंग, डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बॉवल। ये सारी जो डिजीज़ रहती है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से जो सीरम और ड्रग का कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो जैसे कि हम रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड ले रहे हैं और उस टाइम पे हम लोग को कोई ऐसी डिजीज़ है तो क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए पैथोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हमको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है टोबैको यूज़, अगर सिगरेट स्मोकिंग हो रहा है तो हेपेटिक क्लियरेंस क्लोजिपाइन और थियोफाइलिन का इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट जो रिसेंटली स्मोकिंग स्टॉप किए हैं उनमें अनएक्सपेक्टेडली हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, तो थियोफाइलिन क्लियरेंस फॉल बाय 35% विद इन 7 days ऑफ स्मोकिंग सेसेशन। नेक्स्ट इज एल्कोहल यूज़। एल्कोहल यूज़ में अगर कोई क्रोनिक एल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो प्रॉपरली ड्रग उसमें एक्ट नहीं कर पाती है और क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट मेडिकेशन और सैम्पलिंग एरर्स। ऐसे पेशेंट्स जहाँ पे TDM इनकंसिस्टेंट आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सैम्पलिंग का एरर हो सकता है, मतलब गलत डोज दिया गया है या फिर गलत अमाउंट में दिया गया है या गलत मेडिसिन दी है, तो सैम्पलिंग एरर या फिर मेडिकेशन एरर हो सकता है। एंड द लास्ट इज लेबोरेटरी एरर। ऐसे एरर जो कि लेबोरेटरी में हुए हैं, मतलब प्रॉपरली सैंपल नहीं लिया गया है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के, तो उसके वजह से भी एरर या आ सकते हैं। तो इस फैक्टर को हमको ध्यान देना है कि प्रॉपर ब्लड सैंपल लेना है और रिपीट करना है ऐसे को अगर प्रॉपर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ सर्टन ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन, valproic acid, methotrexate is associated with the increased efficacy and decreased incidences and side effects। ये जो सारी ड्रग्स हैं इनकी थेराप्यूटिक रेंज नैरो होती है, तो ये TDM या थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के ऊपर एसोसिएटेड रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। डोज की वजह से ही एफिकेसी और इंसिडेंसेस और साइड इफ़ेक्ट्स कम या ज़्यादा होते हैं। सेकेंड है मॉनिटरिंग डिटरमाइंस द सेफ्टी ऑफ द डोज रेजिमेन। अगर हम TDM करते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमें इससे सेफ्टी पता चल जाती है कि कौन से ड्रग की कितनी सेफ्टी है। सीरम कंसंट्रेशन पता चल जाता है आउटसाइड द थेराप्यूटिक रेंज। अगर कोई सीरम कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट में ड्रग बाउंड किया हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि थेराप्यूटिक रेंज कितना दे रहा है, कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, ड्रग कंसंट्रेशन पता चल जाता है। Next is appropriate interpretation of drug concentration measurement is used for monitoring of dose adjustment। अगर डोज एडजस्टमेंट करना है किसी भी पेशेंट का कि हमें ज़्यादा देनी है या कम देनी है, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट शो हो सकता है, कम देंगे तो प्रॉपर थेराप्यूटिक इफेक्ट ना शो हो, डिक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, तो एक प्रॉपर ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट हमको पता चल जाता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एनकरेजेस प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ हेल्थ टीम सच एज फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। मॉनिटरिंग की वजह से जो फिजिशियन रहता है और फार्मासिस्ट रहता है उनके बीच में प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है ताकि इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर हो सके। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू एक्सेल इन थेराप्यूटिक चैलेंजेस and to work as vital segment of health team in area of pharmacotherapeutics। Next is it provides additional input in pharmacotherapy। फार्माकोथेरेपी में additional input provide करता है, जैसे कि evaluation of medication by dosing modification in patient and impaired renal function। उसके अलावा selection of antibiotic करने में help करता है and it is also used to develop dosing protocol। डोजिंग प्रोटोकॉल बनाने में हेल्प करता है ताकि हम नॉन ऑप्टिमम इनिशियल थेरेपी अवॉइड कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी ड्रग देनी है, कितनी डोज में देनी है एंड कितने डोज में उसका इफेक्ट शो करेगा और साइड इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अगर कुछ एप्लीकेशन है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है जो एक्सपेंसिव होते हैं इक्विपमेंट्स, उनकी वजह से हम कई बार थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। कई बार टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, और बहुत सारे रिसर्च डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो सकता है। सेकेंड है ऐसे ड्रग्स जिसकी थेराप्यूटिक रेंज ब्रॉड है वो बेनिफिट हो जाते हैं मॉनिटरिंग से। नेक्स्ट है ऐसे ड्रग्स जिनका सीरम कॉन्सेंट्रेशन जस्टिफिकेबल नहीं है, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते बाय द वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड ब्लड कोगुलेशन। एंड द लास्ट इज जो डेटा है सीरम कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है वो थेराप्यूटिक रेंज के लिए हो या नैरो रेंज के लिए हो, कई बार डाटा चेंज भी हो जाता है क्योंकि हम सैम्पलिंग एरर कर देते हैं या लेबोरेटरी एरर हो जाता है। तो ये सारे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिमिटेशंस हो सकती हैं।
नेक्स्ट है इंडियन सिनेरियो फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। हमारी इंडिया में थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का क्या सिनेरियो चल रहा है। जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रहती है वो अनअवॉइडेबल पार्ट है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का, और आज के टाइम में इसने बहुत रिस्पेक्ट गेन की है विद द पेशेंट एंड विद द प्रोफेशनल्स। जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं और पेशेंट जो होते हैं दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है ताकि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं अभी उसमें उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम है या जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हो रही है वो ग्लोबली अभी नहीं हो पा रही है। इंडिया में क्या होता है, कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं बनाई गई है किसी भी क्वालिफाइड क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए कि वो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग परफॉर्म कर सकें। अगर प्रॉपर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए प्रॉपर फार्मासिस्ट लगते हैं हॉस्पिटल सेटअप में। लेकिन आजकल का नया ट्रेंड है कि फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मूव कर रहे हैं या दूसरा प्रोफेशन चूज़ कर ले रहे हैं, तो इसकी वजह से थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। The main reason for the phenomenon of lack of recognition of the post of clinical pharmacist at regulatory level, यही मेन रीज़न है कि प्रॉपर क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पोस्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, या तो वो इंडस्ट्री में मूव कर जाते हैं या तो एकेडमिक्स में आ जाते हैं, और या तो फिर अब्रॉड चले जाते हैं जहाँ पे फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा जाना जाता है। अब कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं इंडिया में थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के, जैसे कि 4 ईयर सिलेबस कोर्स अभी स्टार्ट किया गया है, बहुत सारे फार्मेसी स्कूल्स ओपन किए गए हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस बताया जा रहा है कॉलेजेस में। उसके अलावा फार्म डी नाम के कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 6 ईयर डॉक्टोरल कोर्स है जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप रहती है और जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं फॉर द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। करंट सिनेरियो इंडिया का ये है कि बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी डेवलपमेंट के लिए हेल्थ प्रोफेशन जैसे फार्मेसी के लिए एफर्ट्स दिखा रही है ताकि जो फार्मेसी है या जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। उसके अलावा फिर इंडिया में बहुत सारे मेडिकल फाउंडेशन भी खोले गए हैं एंड बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फार्मेसी विंग खोली गई है टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। TDM अगर हमें करना है तो बहुत हाई क्वालिटी और सुपीरियरली ट्रेंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरी है कि हम प्रॉपर फार्मेसी प्रैक्टिस सिखाएं स्टूडेंट्स को। ये सारे एजुकेशनल प्रोग्राम हमको बनाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है जो फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने B.Pharm किया हुआ है, जो फार्म डी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड करे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हो और एक प्रॉपर साइट हो जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकें। So friends, this is all for today's video. Thank you.